हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में अपने चल रहा था यूनिट्स जो फर्स्ट है और फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें अपन पढ़ चुके थे जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, धातु संकुल होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आज इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है संकुल, जो मेटल है, धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो धातु संकुलों के स्टेबिलिटी को क्या है डिस्टर्ब करते हैं। तो देखो, उसमें मैंने मेटल के बारे में भी बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, और लिगेंड के बारे में भी बताया था, और ओवरऑल जो वातावरण है इसका सराउंडेड कॉम्प्लेक्स का, वो भी इफेक्टेड करते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस को। तो देखो इधर जो ये धातु संकुल है उसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो कारक आता है केंद्रीय धातु आयन से संबंधित होते हैं, जो केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें बता सकते हैं कि कोई भी जो संकुल होता है उसके स्टेबिलिटी को प्रभावित भौतिक तरीके से या रासायनिक तरीके से प्रभावित हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि संकुल के दो भाग होते हैं, एक लिगेंड वाला पार्ट और एक मेटल वाला पार्ट। यदि लिगेंड और संकुल के मध्य बंध सामर्थ्य ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा स्टेबल होगा। या यूँ कह सकते हैं कि बंध सामर्थ्य के आधार पर किसी भी धातु के संकुलों के स्थायित्व को समझा सकते हैं। अर्थात जो मेटल कॉम्प्लेक्स के मध्य बना बंधी उसकी प्रबलता और धात्विक एवं लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। तो कैसे संकुलों का स्थायित्व भौतिक व रासायनिक कारकों से प्रभावित होता है। संकुलों का स्थायित्व, संकुलों का जो स्टेबिलिटी है, संकुलों का जो स्थायित्व है भौतिक व रासायनिक, संकुलों का स्थायित्व भौतिक व रासायनिक कारकों से प्रभावित होता है। अर्थात केंद्रीय संकुल के, अर्थात संकुल के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो केंद्रीय धातु आयन तथा उससे बंधित लिगेंड। केंद्रीय धातु आयन व इससे जुड़े लिगेंड। अब केंद्रीय धातु आयन और इससे जुड़े लिगेंड, अतः संकुलों के स्थायित्व, संकुलों का स्थायित्व, अतः जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी स्थायित्व धातु लिगेंड बंध सामर्थ्य पर, धातु लिगेंड बंध सामर्थ्य, धातु लिगेंड बंध सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी निर्भर करते हैं, अर्थात मेटल या फिर कॉम्प्लेक्स के मध्य बंध, उसकी जो बंध है उसकी प्रबलता क्रमशः धात्विक एवं लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं
मेटल व लिगेंड के मध्य बॉन्ड नेचर या स्टेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बंध प्रायिकता धातु व लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से ऐसे लिगेंड जो कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है मेटल धातु संकुलों की स्टेबिलिटी को, उसमें जो पहला कारक आता है वो आता है केंद्रीय धातु आयन संबंधी कारक। केंद्रीय धातु आयन संबंधी कारक। या तो सेंट्रल मेटल एटम रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं या फिर केंद्रीय धातु आयन की नेचर हो सकती है। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो इसमें क्या है कि जो धातु है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कैसा है एसिड की भांति व्यवहार करता है, यानी कि वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कैसे व्यवहार करते हैं, अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो धातु आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जिन कारकों पर निर्भर करती है, अर्थात धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति जिन कारकों पर निर्भर करती है, जो भी फैक्टर है ग्रहण करने की जो क्षमता है जिन कारकों पर निर्भर करती है, वे सभी फैक्टर कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वे सभी कारक मेट कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसको क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सेकंड नंबर का है वो ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो कब जाता केंद्रीय धातु आयन संबंधित कारक जो क्या है इसको इफेक्टेड कर रहे होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि धातु के जो संकुल होते हैं उनको तय जब वो स्टेबिलिटी होती है उनको सेकंड रीजन कौन सा होता है जो इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, वो है धातु का आकार व आवेश। धातु पर आकार क्या है, मेटल, या फिर ऐसे लिख लो धातु का आकार व आवेश। धातु का आकार क्या है, उस पर आवेश क्या है। तो धातु आयन पर अधिक आवेश हो तो जेड इफेक्टिव का मान क्या है, बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने के साथ इसकी आईपी बढ़ती है, आयनन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, और आयनन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने के कारण धातु आयन और लिगेंड के मध्य प्रबल अट्रैक्शन होता है, और प्रबल अट्रैक्शन होने के साथ इसके क्या है, संकुल में स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। तो धनायन का आकार जो पोटेंशियल है फाई
इज इक्वल होता है रेडियस और चार्ज के। तो यूँ कह सकते हैं कि धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर इसके जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, अर्थात आईपी बढ़ती है। अर्थात क्या होता है, आईपी बढ़ जाती है। जो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा तो आईपी बढ़ जाती है, जिसके कारण धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य धातु आयन व लिगेंड के मध्य प्रबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, प्रबल अट्रैक्शन फोर्स, प्रबल अट्रैक्शन बल कार्य करता है। प्रबल अट्रैक्शन बल कार्य करता है और जिसके कारण संकुल का स्थायित्व अधिक हो जाता है तथा इसके कारण संकुल का स्थायित्व अधिक हो जाता है। इसके कारण संकुल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और धन आयन का जो आयनिक विभव है केटाइन आईपी आयनन पोटेंशियल 5 इक्वल होता है चार्ज क्यू एंड रेडियाई आर के। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी भी मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी का मान बढ़ेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि CO2+ और एक कॉम्प्लेक्स है CO3+, इनमें से छोटा ये है जिसमें भी जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा। यहाँ जेड इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा तो आईपी ज़्यादा होगा, आईपी ज़्यादा होता होगा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये लेस तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, CO2+ की तुलना में CO3+ कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल बिकॉज द जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर ऑफ एंड आयनिंग पोटेंशियल वैल्यू इज ज़्यादा, और इसके साथ में अट्रैक्शन फोर्स इज़ वेरी मच। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो बंध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस भी कॉम्प्लेक्स में बंध की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो कॉम्प्लेक्स अन्य कॉम्प्लेक्सों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन कंप्लीट। और जो थर्ड रीजन है आपके, ये थर्ड रीजन है धातु का इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण। धातु का इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो धातु है धन, आपको पता है कि जो धन विद्युतीय धातुएं हैं कठोर अम्ल के लिए धातु संकुलों का स्थायित्व परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटता है। धन विद्युतीय जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होती है, धन विद्युतीय धातुओं कौन सी है, जो हार्ड एसिड हो कठोर अम्ल, धन विद्युतीय धातुओं के लिए धातु संकुलों का स्थायित्व के लिए धातु संकुलों का जो मेटल कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी है वो धातु संकुलों का स्थायित्व परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या हो जाता है, स्वतः ही घट जाता है।
तो पहला तो क्या अध्ययन विद्युत धातु में कठोर अम्ल के लिए धातु संकुलों का स्थायित्व परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटता है। और साथ ही क्या है, जैसे फ्लोरीन लिगेंड के साथ बने, जैसे F लिगेंड के साथ बने Be2 प्लस, F लिगेंड के साथ Be2 प्लस संकुल अधिक स्थायी यानी कि मोर स्टेबल अधिक स्थायी होंगे, जबकि तो ये F लिगेंड है, इसके साथ बने बेरिलियम 2 प्लस, ये बेरिलियम 2 प्लस है, बेरिलियम 2 प्लस जो संकुल है वो अधिक स्थायी होते हैं, लेकिन F के साथ बने Mg संकुल कम स्थायी होते हैं। लेकिन F के साथ बने Mg2 प्लस संकुल कम स्थायी होते हैं। तो इसके विपरीत जो नोबल मेटल है, नोबल में इसके विपरीत जो नोबल मेटल है उनके लिए, नोबल मेटल के लिए धातु संकुलों का स्थायित्व है संकुलों का स्थायित्व है, धातु संकुलों का जो स्थायित्व है परमाणु संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि इसमें क्या था, उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने पर घटता था, इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने पर बढ़ता है। और जैसे निकेल या पैलेडियम की तुलना में, जैसे निकेल या पैलेडियम की तुलना में, निकेल या पैलेडियम की तुलना में प्लेटिनम अधिक स्थायी होते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना है कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, संकुलों को इफेक्टेड करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर है, फैक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जब तक थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।